जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज में अब हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो बचा हुआ है साइंस एंड टेक, उसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारे 2011 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यू प्रीलिम्स के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा विजिट करिए चैनल पर, आपको आपके मतलब की काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। सब कुछ प्लेलिस्ट वगैरह, टेलीग्राम लिंक, सब कुछ कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो 4-5 चैप्टर मेन है, उसमें एक है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। आज इसे हम करने की कोशिश करेंगे और इस वीक इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा साइंस एंड टेक। ठीक है, तो आप भी आंसर देते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? नंबर 1, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। नंबर 2, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। नंबर 3, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। कौन सा इसमें से सही है? कई बार वो गलत पूछ लेता है और हम उसको ना पढ़ने की वजह से आंसर गलत दे देते हैं, तो इस चीज पे आप सर्किल अवश्य कर लिया करिए कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, 2 और 3। डीएनए बार कोडिंग जो है वह पहला वाला उसका नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। डीएनए आरएनए पे आता रहता है। परमाणु या ऑर्गेनल जीनोम से लघु डीएनए अनुक्रमों का उपयोग कर जैविक प्रतिदर्शों की पहचान करने की नई तकनीक को डीएनए बार कोडिंग कहा जाता है। अधिकतर करंट अफेयर्स से आता है चीजें, लेकिन करंट अफेयर्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपने स्टैटिक पढ़ रखा होगा। अगर आपने डीएनए पढ़ रखा है, आरएनए पढ़ रखा है, एमआरएनए पढ़ रखा है, ऐसे ही कई चीजें होती हैं जो पढ़ रखी हैं और फिर करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी करंट अफेयर्स समझ में आएगा, तभी आप करंट अफेयर्स को यूज कर पाओगे पीवाईक्यू के साथ मिलाकर यूपीएससी के आने वाली एग्जाम में। डीएनए बारकोडिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग भी कई पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो इस वर्ड को भी याद रखिएगा। करंट अफेयर्स में जहां भी अनुप्रयोग हो, एप्लीकेशंस हो, वह बहुत पूछी जाती है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना, कृषि कीटों को नियंत्रित करना, रोग वेक्टर की पहचान करना, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना, प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों का प्रमाणीकरण और औषधीय पौधों की पहचान करना। तो डीएनए बारकोडिंग के जो अनुप्रयोग हैं, किस लिए इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्या काम किया जाएगा, तो इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। एक बार आप पढ़ लेंगे, दोबारा क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। लुप्त प्राय वन्य जीवों की प्रजातियों की पहचान, एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों के बीच अंतर, कीट संगरोध और रोग वाहक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें डीएनए बारकोडिंग शोधकर्ताओं, प्रवर्तन एजेंटों और उपभोक्ताओं हेतु बहुत कम समय सीमा में निर्णय लेती है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोफिल्म, जिसे जैव परत बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इनमें आप इंग्लिश के भी वर्ड याद रखिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी में जो वर्ड होते हैं वो खाली बायोफिल्म लिखकर भी आ सकता है, वो हिंदी में नहीं लिखेगा। ठीक है, और बायोफिल्म ज्यादातर पढ़ाया भी जाता है, जैव परत बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश 2 जगह तो बहुत ध्यान रखिएगा, एक इकोनॉमी और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैव परत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतर रूपों पर बन सकती है। दूसरा, जैव परत खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। तीसरा, जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो जैव परत यानी बायोफिल्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सही है ये पूछ रहा है, तो तीनों सही है। अधिकतर कई लोग हैं जो एग्जाम में जानते हैं, जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑल वाले आंसर सही होते हैं, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, और कई बार पूछा जाता है नन वाले कि कोई इनमें से सही नहीं है। इस बार भी 2025 का एग्जाम जिन्होंने दिया है, उन्होंने 3-4 क्वेश्चन तो ना आते हुए भी सही कर लिया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3-4 क्वेश्चन अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ा है, तो 3-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। बिना पढ़े हुए कुछ भी नहीं जानते होगे, तो पीवाईक्यू एनालिसिस करने के उपरांत आप उसको सही कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है।
इसको भी मैं बताऊंगा, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे कि चीजें कैसे चलती हैं। लेकिन पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। मैं वैसे वीडियो नहीं बना पाऊंगा कि हाँ सिर्फ आप टेक्नोलॉजी यूज करो और ये गलत वो गलत सही करो, नहीं। स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। ठीक है, शॉर्टकट लास्ट के 2-4 क्वेश्चन में चलता है, बाकी स्टडी ही काम आती है। चिकित्सा की भाषा में जैव परत चिकित्सकीय अंतर रोगों और मानव ऊतक के भीतर सिस्टिक फाइब्रोसिस के रूप में बनते हैं। उद्योग में ये उपकरण की सतह को कवर करते हैं। जैव परत अपने इनहेबिटेंट को विभिन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बचाते हैं। कई लोग साइंस टेक्नोलॉजी से नहीं होंगे, उन्हें पल्ले नहीं पड़ेंगी कुछ चीजें, लेकिन आप पढ़ते रहेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे ना चीजें तो याद हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि मजा नहीं आ रहा छोड़ दो, जहाँ छोड़ोगे वहीं आपको यूपीएससी पकड़ लेगा। ठीक है, तो छोड़ना कुछ नहीं है। एक बार नहीं आ रहा, दूसरी बार, तीसरी बार। साइकिल हम चलाना सीखते हैं तो ऐसा नहीं है पहली बार में चलाना सीख जाते हैं। एक बार गिरते हैं तो दूसरी बार प्रयास करते हैं, तीसरी बार प्रयास करते हैं, और फिर अधिकतर बार क्या होता है, साइकिल के हैंडल छोड़ के चलाना शुरू करते हैं। अधिकतर लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ वो भी मजे के लिए जवानी होती है। तो वही प्रैक्टिस मैक्स मैन भी परफेक्ट। तो जो चीज टफ लग रही है उसको बार बार पढ़ो, ना कि छोड़ दो। खाद्य उद्योग के परिवेश में जैव परत के निर्माण तेजी से हो सकता है। ठीक है, जैव परत का निर्माण 3 मुख्य घटकों के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। जीवाणु कोशिकाएं, इनके बनने की सतह और आसपास का माध्यम। जैव परत के भीतर माइक्रोबियल कोशिकाओं ने प्लवक की कोशिकाओं की तुलना में 10 से 1000 गुना अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदर्शित किया है। ये किसकी बात थी, बायोफिल्म यानी जैव परत की। अब बायोफिल्म में इतना कंटेंट पढ़ लिया, अगर दोबारा आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखो, प्रोबायोटिक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ किस पे क्वेश्चन पूछा था, बायोफिल्म पे क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन किस पे पूछा था, डीएनए बारकोडिंग पे क्वेश्चन पूछा था। समझ रहे हो, एक वर्ड है उसके बारे में चीजें पूछी जा रही है। यहाँ डीएनए बारकोडिंग पे, यहाँ बायोफिल्म पे, और इसी साल आया हुआ तीसरा क्वेश्चन प्रजैविकों या प्रोबायोटिक्स पे। समझ गए, केवल वर्ड पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसके कथनों पर विचार कीजिए, या एप्लीकेशंस अनुप्रयोग। प्रोबायोटिक्स के क्या क्या कथन सही हैं। प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। जहां पे गलती हो सकती है मैं सर्किल करता रहूंगा, यही क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक होती है सबसे अच्छी। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखते रहिएगा। मैं बार बार बताऊंगा नहीं चीजें, आप ध्यान रखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे सर्किल कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, सब कुछ। ठीक है, प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। नहीं मिला, मैं सर्किल कर दिया। प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही है, ये आपको बताने हैं। आंसर कौन सा सही है, सी 1 और 3। तो कहां पे गलत हुआ है देखते हैं। दूसरा वाला गलत है। एसिडोफिलस एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत्र और शरीर के अन्य भागों में उपस्थित होता है। तो ये अगर बैक्टीरिया दोबारा आ जाए तो आपको पता है ये कहाँ उपस्थित है। एसिडोफिलस एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। पहली बात तो है क्या, सिंपल आ जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा एसिडोफिलस क्या है, एक बैक्टीरिया, एक मछली, एक उड़ने वाला सांप, या एक गधा, कुछ भी ऐसा कीड़ा मकोड़ा कुछ भी दे देगा, तो ये बैक्टीरिया है। ऐसे ही पीवाईक्यू से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत्र शरीर के अन्य भागों में उपस्थित होता है, तो कहाँ होता है ये भी पता चल गया। यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र को लैक्टोज जैसी शर्करा को लैक्टिक एसिड में विखंडित करने में मदद करता है। इसका काम क्या, ये भी पता चल गया। मानव आंत्र में खरबों बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, इसलिए 2 गलत है। क्यों, यहाँ क्या लिखा है, प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। समझ गए आप। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, या बायोफिल्म का क्वेश्चन पूछा गया, वैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। क्या पूछा जाएगा, एसिडोफिलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पीवाईक्यू में पहले से आ चुका है, तो आप पढ़ लीजिए, हो सकता है आ जाए, क्योंकि भरोसा कुछ नहीं। कुछ लोग कह देंगे इतना डीप नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन क्या पता, यूपीएससी का कोई भरोसा थोड़ी। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मानव प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये कई रूपों में होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, पेय, कैप्सूल, गोलियां, पाउडर, तरल पदार्थ। ये इजी था थोड़ा। 3 क्वेश्चन आया 2022 में, ठीक है, 2023 2024 में नहीं आया।
2021 का पहला क्वेश्चन। फिर से देखो, पुनः संयोजित या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, इसके बारे में पूछ लिया, से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के विकास के संदर्भ में यानी बन रही होगी स्टार्टिंग में, उसी समय क्वेश्चन पूछ दिया गया। नंबर 1, इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। तो क्या इन दोनों का प्रयोग किया जाता है? कौन सा इनमें से सही है ये बताना है। तो दोनों आंसर सही है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जो है वह आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है उसमें, और जीवाणु विषाणु का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। इसको पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं इसको बता देता हूँ रोगवाहक क्या है। रोगवाहक जीवित जीव हैं जो मनुष्यों के बीच या जानवरों से मनुष्य के बीच संक्रामक रोगजनकों को प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जीवित जीव हैं जो मनुष्यों के बीच या जानवरों से मनुष्यों के बीच, कई ऐसे रोग हैं जो जानवरों से मनुष्यों में आते हैं, ये भी आप देखते होंगे, वही क्या होते हैं, रोगवाहक। अक्सर एक बार जब एक वेक्टर संक्रामक हो जाता है तो वे अपने शेष जीवन के लिए रोगजनक को प्रसारित करने में सक्षम हो जाते हैं। वैक्सीन एक सुरक्षित जीवाणु और विषाणु का उपयोग करते हैं। इनके विशिष्ट भाग जिसे प्रोटीन कहा जाता है का उपयोग किया जाता है। संबंधित रोगजनक का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि यह रोग पैदा किए बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सके। प्रोटीन आपने कोरोना वैक्सीन में भी सुना होगा, प्रोटीन। चलिए, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, अगली वीडियो से उस पर अमल किया जाएगा। नंबर 2, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक शब्द बस है, एक शब्द को देखना है कि किसके बारे में पूछा गया है, आनुवंशिक रोग के बारे में। नंबर 1, अंडों के इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। मेन बात यहाँ पे है। दूसरा, किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। अगली बात यहाँ है। तो एक तो यहाँ पे एक्सट्रीम है कि पूर्णतः माता से जाता है ना कि पिता से, और वहां पे वह बात की गई है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है, यानी यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है। किसी संतान में जो सूत्रकणिका रोग है वह आनुवंशिक रूप से माता से जाता है, पिता से नहीं। तो अब आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या स्टैटिक पढ़ रहे हैं, आपने वहां से देखा कुछ ऐसा चीज है जहाँ पे लिखा है कि माता पिता दोनों से रोग हो सकता है, कहीं पर लिखा है माता से रोग हो सकता है, कहीं पर लिखा है पिता से रोग। आपको वहां रुककर उसको हाईलाइट करना है, याद आना चाहिए कि क्वेश्चन आया था ऐसा ही, और ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में माता की खराब माइटोकॉन्ड्रिया को दाता महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बदला जाता है। ये करंट अफेयर्स में भी रहा था उस समय, ठीक है। इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का नाम सुना ही होगा, तकनीक के द्वारा ओवम और स्पर्म के साथ निषेचन से प्राप्त जाइगोट का प्रारंभिक भ्रूणीय विकास आरंभ कराया जाता है, ठीक है। अब इसकी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है, ये याद कर लो, मनुष्य केवल अपनी माता से माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करता है और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से प्राप्त करता है। लाइन दोबारा क्या आ सकती है, ये लाइन दोबारा आ सकती है, आप बताओ आ सकती है कि नहीं। मनुष्य केवल अपनी माता से माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करता है, जैसे ये आएगी आप कहोगे केवल, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत ही होगा, लेकिन नहीं, ये याद रखो, पता नहीं कब आ जाए क्वेश्चन। मनुष्य केवल अपनी माता से माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करता है और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से प्राप्त करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों लाइन। चलो तीसरा क्वेश्चन, बाल गार्ड 1 और बाल गार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख इसके संदर्भ में किया जाता है। सिंपल पूछ लिया गया, ये है क्या ये फसली पादपों का क्लोनी प्रवर्धन है, क्या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास है, क्या पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन है, कि जैव उर्वरकों का उत्पादन है। सिंपल पूछा गया क्या है, किससे संबंधित है बस, तो ये आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास है, तो यानी आनुवांशिकता से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे कोई शब्द आए चर्चा में तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये देखो दूसरा भी आ गया, सिंपल क्वेश्चन, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। जैसे ऊपर पूछा बाल गार्ड फर्स्ट और सेकंड क्या है,
यहाँ भी पूछ दिया गया ACE2, क्या यह आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों में इंट्रोड्यूस्ड जीन है? भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास है, उपग्रह से लेना देना है इसका। वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर है। विषाणु जनित रोगों का प्रसार है, क्या ये विषाणु जनित रोगों का प्रसार है? तो डी वाला आंसर सही है। ये क्या है? विषाणु जनित रोगों का प्रसार। क्या? ACE2। ऐसा कोई शब्द आ जाए FP967 आप उसको समझ ले क्या है, बस इतना ही काफी होगा। हाल के शोधों में समझ में आ गया, करंट अफेयर्स का है, अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पीवाईक्यू क्या बताता है? क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आ जाओ 2020 में प्रवेश करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, क्या आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं? स्टेटमेंट सही है या गलत? दूसरा, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। क्या जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है? तीसरा, मानव प्रेरित बहुसशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। क्या सही है क्या गलत? तीन स्टेटमेंट है, तीनों में से आपको बताना है क्या सही क्या गलत। तो तीनों यहाँ पर सही है क्योंकि सही पूछा गया। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। फिर से पढ़ लो एक बार, रिवाइज हो जाएगा। भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगली बार स्टेटमेंट बन सकता है। दूसरा, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तीसरा, मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। कौन सी? वो जर्म लाइन जीन थेरेपी। अब अगली बार पूछ देगा ये क्या है, तो याद रखना है जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है। याद हो गया? चलिए, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? वैक्सीन पूछ दी गई सिंपल। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व? उपयोग का महत्व, वही अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है, क्यों बनाई जा रही है, उसका महत्व क्या है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तयानिक का शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। तो सिंपल पूछा गया किस लिए बनाई जा रही है, किसके लिए प्रभावी है। दूसरा, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तीसरा, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही ये वैक्सीन कोई एलर्जिक रिएक्शन करती हैं। अब कोई भी नई वैक्सीन आ रही है या नई मेडिसिन आ रही है, आप करंट अफेयर्स में कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो आपको पहला क्या ध्यान रखना है, वो किस लिए आ रही है। दूसरा, ये भी ध्यान रखना है उससे कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, एलर्जी हो सकती है या नहीं। ठीक है, चलिए बी इसका सही आंसर है, 1 और 2। तो वही साइड इफेक्ट नहीं वाला जो गलत है, क्योंकि ना ही एलर्जिक रिएक्शन करती, कोई भी वैक्सीन हो थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट करेगी ही करेगी। आओ देख लेते हैं, क्योंकि जो इसमें हाल फिलहाल वैक्सीन वाली चर्चा चल रही थी कि खून का थक्का जम जाता है कि वैक्सीन ऐसी है वैसी है, तो कंपनी ने कहा कि हम पहले ही बोले थे ये 100% वो नहीं है, साइड इफेक्ट इसका भी होता है। हम लोग वैक्सीन लगवा कर आए थे कोरोना वाली, कोविड-19 वाली, तो उसमें भी बुखार आया था, उसमें भी थोड़ा साइड इफेक्ट हुए थे। तो यहाँ भी देखो कहीं पे लिखा, इस वैक्सीन को लेने वाले 10 से 20% बच्चों में एलर्जी उत्पन्न हुई, 3% को गंभीर माना गया। तो अधिकतर वैक्सीन वगैरह में थोड़ी बहुत एलर्जी और थोड़ी बहुत जो क्या कहते हैं साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, बुखार जैसे लक्षण। ठीक, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, आप सिर्फ पढ़िए मत, आप पीवाईक्यू थीम एनालिसिस करिए, कैसे पूछा जा रहा है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सा इंस्टेक दे दिया जाता है। ठीक है, झुआ भर के, उसमें से आपको काम की चीजें निकालनी है। वो कैसे निकालोगे? पीवाईक्यू के एनालिसिस करके, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? सिंपल पूछा गया इस शब्द के बारे में, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं बार बार कि शब्दों पे फोकस करो। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग करके, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास।
चौथा, संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। तो कौन सा सही होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी सही है, संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। और सूत्र कणिका रोग क्या है? अब देखो इस पे क्वेश्चन दोबारा आया कि नहीं आया, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया था, ऊपर देखो अभी हम पढ़ के आए थे, अभी दिखाते हैं तुरंत की, देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन की नहीं। कहाँ पे था? यही वाला, यही यही वाला आनुवंशिक रोग, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट, सूत्र कणिका प्रतिस्थापन, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे देखो इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। तो ऐसे चीजें निकालनी पड़ती हैं कि अच्छा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन उस शब्द पे तो फोकस आप कर सकते हो जो शब्द पूछा गया है। इसलिए मैं बार बार उसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखो वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछा गया, वैक्सीन अगर कुछ बन रही है तो उस पर ध्यान दो। यहाँ पे मैंने जर्मलाइन थेरेपी बता दी, जीन थेरेपी। तो ऐसी चीजें आपको करनी है, ठीक है। चलिए डीएनए पे क्वेश्चन था, अब आरएनए पे कर लेते हैं। 2019 में प्रवेश कर चुके हैं। आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई भी बोलते हैं, एमआरएनए भी होता है, तो शॉर्टकट में भी याद रखिए। प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों हासिल कर ली, क्या क्या हुआ, बस वही बताना है। नंबर 1, या जीन अनभिव्यक्तिकरण रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे कैंसर भी है देखो। इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोग जनकों के लिए प्रतिरोधी हो। अब इसमें से आपको बताना है कौन से सही है। तो सही क्या है? 1 2 4, 1 2 4 सही पूछा है, हाँ सही पूछा है। तीसरा गलत है, इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, जो भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या पूछा, आरएनए इंटरफेरेंस, वह किस काम आता है और किस काम नहीं आता। आपको रटे होने चाहिए कि इसका उपयोग क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं है। ये एक थेरेपी है, इसको देख लीजिएगा पॉज करके। यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों है, क्या है, इसको आप देख रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्राय समाचारों में आने वाला Cas9 क्रिस्पर। तो Cas9 क्रिस्पर टेक्निक में Cas9 क्या है, प्रोटीन है। तो Cas9 प्रोटीन क्या है ये बताना है। सिंपल वर्ड पूछा गया क्या है, आधी से ज्यादा यही पूछा जाता है क्या है। नंबर 1, लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है। क्या कैंची है ये? रोगियों में रोगजनकों की ठीक ठीक पहचान करने के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक है। पहचान करने के लिए है क्या? सी, एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, ऐसा जीन है जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है। चौथा, आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ है। क्या है ये कैंची है। डीएनए को काटा जाता है, क्रिस्पर Cas9 यहाँ पे लिखा भी है, पढ़ लो, ये बहुत बार पूछा गया है। Cas9 प्रोटीन वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है, मुख्य कार्य डीएनए को काटना है, जो मैंने बता दिया। चलिए पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्पर Cas9 एक अनोखी तकनीक है जो आनुवंशिकी विदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को जीनों के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाता है। मान लो ये है, ठीक है, मैं बायोलॉजी का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ यूपीएससी में इतना पढ़ लिया है, यूपीएससी का काम चल जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ से इतना कट कर दिया, या इतना मान लो ये कट कर दिया। काटोगे किससे, रस्सी किससे काटते हो, कैंची से। तो वही है Cas9 लगाएंगे, इसको कट करेंगे, ये पार्ट जो है इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा पार्ट ला के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है, बस इतना है। पहली बार मेरे पल्ले नहीं पड़ा था, लेकिन जब आप वही चीज 5-6 साल तक वही करोगे, क्रिस्पर Cas9 हर तीसरे दिन न्यूज में आ रहा है, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्रिस्पर Cas9 क्या है बता दिया, ठीक है। डीएनए को जोड़कर या बदलकर या काटकर जो भी करना है कर लेते हैं। इसमें क्रिस्पर क्या है, क्रिस्पर तकनीक के तहत वैज्ञानिक खराब जीन को डीएनए से डिलीट कर देते हैं एवं डीएनए में बेहतर गुणवत्ता भी
जोड़ सकते हैं, जो मैंने बताया वहां से हटा के अलग कर दो, कुछ और उसमें ऐड कर दो। क्रिस्पर के तकनीक, अब की बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्रिस्पर केस9 तकनीक द्वारा कैंसर, हेपेटाइटिस बी, उच्च कोलेस्ट्रॉल सहित आनुवंशिक रोगों के इलाज की काफी संभावनाएं हैं। तो कैंसर पे फंसाया जा सकता है कि क्या कैंसर पर भी इसका कुछ संभावना है? यस है। वैसे भी संभावना पूछी जाए करंट अफेयर्स सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो अधिकतर चीजों की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि अगर संभावना नहीं है, एक वैज्ञानिक आएगा कुछ भी करके अच्छे से निकाल के ले जाएगा और कहेगा देखो संभावना तो है, मैंने कर दिखाया, फिर आप क्या करोगे? तो साइंस टेक्नोलॉजी में ये नहीं कहा जाता कि संभावना नहीं है, संभावना हमेशा से क्वेश्चन में रहेगी। क्वेश्चन अगर संभावना वाला है तो आप उस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं, लेकिन अंत में अगर आपने पढ़ाई की है, याद नहीं आ रहा है, तब अगर पहले स्टडी पर ही आप ध्यान देंगे, दिमाग का ही यूज करेंगे। इस तकनीक से आंखों से जुड़ी लेबर कॉन्जेनाइटल इमोरोसिस बीमारी का इलाज संभव होगा। ये भी लाइन याद रखिएगा, दोबारा फैक्ट में पूछा जा सकता है। उल्लेखनीय है एलसी आंख से जुड़ी एक आनुवंशिक बीमारी है जो रेटिना को प्रभावित करती है। तो ये भी अगली बार पूछा जा सकता है, एलसीए क्या है, या आंखों से जुड़ी लेबर कॉन्जेनाइटल इमोरोसिस क्या है? तो आनुवंशिक बीमारी है जो रेटिना को प्रभावित करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसको प्रभावित करती है? रेटिना को। मैं बताता रह रहा हूँ कि कौन सा पीवाईक्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, बात को जब आता है तो आप कहते हो पीवाईक्यू से आ गया, हमने तो पढ़ा नहीं था ढंग से। मैं इतना टाइम देकर एक एक चीज बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं अगर मन हो, अच्छा लगे तो। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है? भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। पादप इसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। कौन सा सही है? तो सी सही है इसका, केवल पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। पहला क्या लिखा है? किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया ही नहीं जा सकता। हम ऐसे ही विश्व गुरु बनने जा रहे हैं क्या? दूसरा, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड है ही नहीं। ऐसे मेक इन इंडिया और इतने स्टार्टअप इतना सब चालू कर रहे हैं और कोई अपील वाला होगा ही नहीं बौद्धिक संपदा के लिए। ठीक है, चलिए। हालांकि इससे आपको समझ में क्या आता है, एक्ट वगैरह जो भी हुआ करें वो पढ़ लिया करिए अगर चर्चा में रहते हैं। वे 1970 का है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुरंत आया था पूछ लिया, चर्चा में रहा होगा तब पूछा गया। ठीक है, तो चर्चा में रहे, पूछते रहिए। चलिए 2018 में प्रवेश करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आ सकता है, क्योंकि इस बार जो अमेरिका के साथ चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से लगता है क्वेश्चन आएगा। भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों, या जिसे जीएम सरसों कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। जीएम सरसों वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। नंबर 3, जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। क्या इनके द्वारा किया गया है? जीएम सरसों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ एक ही जीएम फसल चल रही है, उसका नाम क्या है? जीएम कॉटन। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बी, केवल 2 सही है। तीसरा, इनके बारे में गलत लिखा गया है जो संयुक्त रूप से, और यहाँ पे भी चीजें गलत है। पढ़ लेते हैं क्योंकि जीएम सरसों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अमेरिका के साथ जो चल रही है चीजें, वो जीएम फसल बेचना चाहता है और हम नहीं खरीदना चाहते। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है। जीएम सरसों वस्तुतः ट्रांसजेनिक सरसों है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय इसे जीन रूपांतरण के लिए मृदा जीवाणु जो सरसों के पौधों को स्वपरागण में सक्षम बनाते हैं से जीन लेकर विकसित किया गया है। इसमें 3 जीन सम्मिलित होते हैं, यानी बार जीन, बारनेस, बार स्टार, जो मृदा जीवाणु से प्राप्त होते हैं। जीन पौधों में तृणनाशी के विरुद्ध प्रतिरोधकता प्रदान करता है, न कि कीटनाशी के प्रति। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था? पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण होते हैं, ये गलत था। ठीक है, चलिए 2017 में प्रवेश करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण
जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? अब इसको देखो, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा कर दें। यस। नंबर 1, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। कौन सा सही है? डी सही है। मैंने जैसे बोला था, इसको देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन ना भी पता सही कर लोगे, क्योंकि क्या लिखा है कि तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो उपयोग तो कई तरीके से किया जा सकता है ना, आगे हो सकता है इसमें भी उपयोग हो जाए, उसमें भी उपयोग हो जाए। तो ये तीनों स्टेटमेंट ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो अधिकतर संभावना होती है कि सारे सही होंगे। बस आपको पढ़ना है कि क्या सही कह रहा है, ऐसा नहीं कुछ भी कह दे आप सही कर देना। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि भैया हमने नहीं पढ़ा है और आपको लग रहा है कि तीनों बात सही तो लग रही है, तो आप बेझिझक जाइएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही सुमेलित करना है। एक तरफ पदार्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनमें पाए जाने वाले विवादास्पद रसायन दिए गए। आपको बताना है कि किसमें क्या पाया जाता है। लिपस्टिक में क्या है, शीतल पेय में क्या है, चाइनीज फास्ट फूड में क्या है। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। डी, तीनों सही सुमेलित है। वाह, ऐसा बहुत रेयर होता है कि तीनों सही सुमेलित हो। यानी लिपस्टिक में सीसा पाया जा सकता है जो कि खतरनाक है। पेय में बोमिनीथ वनस्पति तेल पाया जा सकता है। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जा सकता है। और हमने पिछली बार इन्वायरमेंट पढ़ा था, तब भी हमने देखा था कि पानी में आर्सेनिक, लेड और 2-3 चीजें थी जो पाई जाती हैं जो कि खतरनाक है। पारा भी कभी कभी पाया जाता है जो कि खतरनाक है सेहत के लिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? फिर से अनुप्रयोग पूछा गया, देखो। तो इसका क्या सही आंसर होगा? सी वाला, सिंपल सा है। जंतुओं की जननीय क्लोनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए, 2016 का पहला क्वेश्चन, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? फिर से एक वर्ड दिया गया, ये क्या है, ये किसे निर्दिष्ट करता है, ये इसे क्यों क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन को फिर से पूछ लिया गया है। तो अभी मैं जो mRNA की बात कर रहा था बार बार, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला में इसका उपयोग होता है ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, तो यहाँ से यही समझना है कि ऐसा वर्ड करंट अफेयर्स में रहे तो बहुत डीप नहीं जाना है, बस इतना पता कर लेना है कि भाई साहब ये है क्या। ठीक, 2015 में चलते हैं। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बायो टॉयलेट्स जैव शौचालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा इनिशिएट होता है। दूसरा, इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया जलवाष्प होते हैं, केवल, जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? ना तो एक ना तो दो। तो ये भी बात गलत है, वह भी बात गलत है। तो ये भी करंट अफेयर्स में रहा होगा, क्वेश्चन पूछ लिया गया। अंत्य उत्पाद में जल भी आता है, मीथेन भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है, ना कि अमोनिया और जलवाष्प। ठीक है, ये अवायवीय जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, ना कि फंगल इनाकुलम के द्वारा। 2014 का पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की जीव मितीय पहचान बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्यों पूछा गया होगा? बताओ। अच्छा बताओ कि ये क्यों पूछा गया होगा 2014 में। किसी व्यक्ति की जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम वीक्षण के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है? परितारिका क्रम वीक्षण, आधे लोग तो बेहोश हो गए होंगे, ये क्या है? दृष्टिपटल क्रम वीक्षण, वाक अभिज्ञान। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन तो तब करेंगे जब पता हो क्रम वीक्षण क्या है, वाक अभिज्ञान क्या है। हालांकि इसके तीनों आंसर सही हैं, बाकी ठीक है। वाक अभिज्ञान मतलब वॉइस। ठीक है, चलिए, और कुछ है नहीं। ये UID से आपको पता चल गया होगा कि क्यों ये आया था। आधार पत्र उस समय, आधार कार्ड उस समय चर्चा में थे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड टास्क हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न हो सकता है। क्या लगता है, अगर मैं कहूं आपने पढ़ाई नहीं की है इस क्वेश्चन के लिए, तब भी बताइए क्या आंसर होगा? आंसर तीनों होंगे सर। आपको कैसे पता है? क्योंकि सर ने 5-7 बार क्वेश्चन कर रखे हैं और एग्जाम में तो 3-4 क्वेश्चन इसलिए सही कराते हैं क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू कर रखे हैं। हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, कहा जाता है ना, हो तो कुछ भी सकता है, इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है वाले जो आंसर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वह सही भी हो सकते हैं, तो निश्चिंत होकर जाइएगा। चलिए, बायोइथेनॉल इसमें चर्चा में है। मक्का का क्वेश्चन क्या हाल फिलहाल में आया 2025 में, किसी एग्जाम में आया था शायद। चलिए तीसरा, हाँ फिर से देखो, भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में एक कथन सही है, इसको बताओ। तो क्यों स्थान प्राप्त किया है? क्योंकि इसके बीजों से निर्मित गूंद शैल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था ऐसा। आप बताओ कौन सा क्वेश्चन था, क्या रिकॉल कर पा रहे हो? ठीक है, क्लस्टर बीन भी उसमें था शायद, जो क्वेश्चन आया था, मक्का भी था शायद। 2013 का पहला क्वेश्चन देखो, डीएनए पे फिर से क्वेश्चन आया है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। नंबर 1, पौधों की विभिन्न जातियों में। नंबर 2, जंतुओं से पौधों में। नंबर 3, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। कौन सा इसका आंसर सही है? तीनों सही है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जिसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए कहते हैं। इंपोर्टेंट है, आरडीएनए आपने स्टैटिक में भी पढ़ा होगा और करंट अफेयर्स में भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। चलिए, 2012 का पहला क्वेश्चन, हम अंत की तरफ है। भारत में बीटी बैंगन, अभी हम जीएम सरसों पढ़ के आए थे, अब बीटी बैंगन पढ़ के आ रहे हैं, बात दोनों का एक ही लगभग है। भारत में बीटी बैंगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? बीटी बैंगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। नंबर 2, बीटी बैंगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। अमेरिका से जो बातें हो रही थी, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, वहां से क्वेश्चन इन्हीं बेसिस पे आएगा, जैसे ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पीवाईक्यू को मिक्स करके आप क्वेश्चन तैयार करिएगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आशंका है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैंगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो दोनों सही होंगे 3-4, क्योंकि हो सकता है 3-4 तो सही है। 3-4 किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है, कट कर दो, इसमें नहीं है, कट कर दो। या तो 3-4 सही होगा, ये 1 2 3 4 सही होगा। कौन सा सही है? 3-4 सही है, क्योंकि उसमें हो सकता है लिखा था। तो ये आप पॉज करिए, बीटी कॉटन के बारे में पूरा पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, यहाँ बीटी बैंगन दिया गया है, बीटी कॉटन भी इंपॉर्टेंट है, और जीएम सरसों, ये तीनों चीजें एक पेज पे होनी चाहिए और तीनों के कंपैरिजन के साथ पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। यहाँ देखो, की जा सकती हैं वहां केवल। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। क्यों सही होगा? मैंने पहले ही बता दिया, समझने वाले समझ गए। स्टेम सेल भी इंपॉर्टेंट है, पॉज करिए, पढ़िए, अपने नोट्स में देखिए, यहाँ के पॉइंट्स ना हो तो इसको वहां पर नोट कर लीजिए, क्योंकि स्टेम सेल भी आपको पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया तो आप पूछिए, भाई क्यों नहीं पढ़ाया? स्टेम सेल तो बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 का पहला क्वेश्चन, ऑयल जेपर समाचारों में था। तो ऑयल जेपर क्या है? आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। समुद्र में जो तेल वगैरह बिखर जाता है, या तेली पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार है, परिस्थिति के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है।
ऑयल जेपर का मतलब ऑयल को पकड़ लेना। समुद्र में टैंकर गिर गया, जो तेल था वह सब फैल गया, तो ये जाकर उस तेल को निकाल लेता है। समुद्र के भीतर नहीं, आनुवंशिक कुछ जैव ईंधन नहीं, तेल के कुओं में कोई लेना देना नहीं। चलिए, और ऑयल जेपर इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप जाएं, बस हाँ ऑयल जेपर क्या है पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। क्या सभी मानव के रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं? चलिए, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। कौन सा सही होगा? सी सही होगा सर। क्यों सी सही होगा? क्योंकि अभी आपने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दिया और इससे पता चल गया कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि सभी शब्द होने की वजह से हमने दिमाग लगाया कि ऐसा थोड़ी होगा कि सभी पता चल जाए। जैसे आपने उसको कट किया, ये तीनों अपने आप कट हो गए और आंसर आ गया 1 और 3। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डीएनए आरएनए बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, रोग वोग ये सब आप पॉज करिए और मैं इसको हटा देता हूँ। आप पॉज करिए, पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लीजिए। चलिए देखो, बीटी बैंगन आ गया फिर से। बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की जा रही है। इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या होगा? इसे नाशक जीव सह बनाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, बजट की बातें नहीं हुई तो बजट की बातें भी देख लो। केंद्रीय बजट 11-12 में जैव मूल एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है? देखो, सब कहानी वहानी बता के ये वो करके पूछा क्या है। इस पदार्थ जो जैव मूल एस्फाल्ट है, इसका क्या महत्व है? वही अनुप्रयोग क्या है, महत्व क्या है, वही क्वेश्चन। क्या पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है? क्या बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय साधनों से निर्मित हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल से? क्या बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना परिस्थितिकी के अनुकूल है। कौन सा सही है? तो बी सही है। 1 3 4 1 3 4 सॉरी 1 3 4। ठीक है, बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय, यहाँ नॉन रिन्यूएबल लिखा है इसलिए ये गलत होना चाहिए। सामान्यतः नवीकरणीय साधनों एवं अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित होता है, तो अनवीकरणीय नहीं नवीकरणीय। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कल पढ़ते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, और भी चीजें चल रही हैं उसको देख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।